हेलो फ्रेंड्स, तो हम न्यूरो एनाटॉमी पढ़ रहे थे रफ़ी से। तो आज हमारा तीसरा लेक्चर है रफ़ी का। स्ट्रक्चर विच सेपरेट सुपरफिशियल एंड डीप पार्ट्स ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड। तो वो है माइलोहायोइड मसल। तो जो स्ट्रक्चर सबमैंडिबुलर ग्लैंड को डीपर और सुपरफिशियल पार्ट में डिवाइड करता है वो है माइलोहायोइड मसल। मतलब फॉर एग्जांपल ये सबमैंडिबुलर ग्लैंड है, उसके दरमियान से इस तरह माइलोहायोइड मसल पास हो रहा होता है, तो वो उसको डिवाइड करता है ये डीपर पार्ट एंड सुपरफिशियल पार्ट। Most immediate interior relation to internal jugular vein after it exits jugular foramen of skull is। तो जब जुगुलर फोरामेन ऑफ स्कल से इंटरनल जुगुलर वेन क्या करता है, एग्जिट करता है, तो उसका मोस्ट इमीडिएट इंटरनल एंटीरियर रिलेशन कौन सा होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन के बिल्कुल सामने की कौन होता है? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जब इंटरनल जुगुलर वेन फोरामेन ऑफ स्कल से एग्जिट कर रहा होता है। स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व पासिस इन द सब्सटेंस ऑफ स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल। स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल से स्पाइनल रूट ऑफ एक्सेसरी नर्व पास हो रहा होता है। पर्सन कांट श्रग हिज शोल्डर, ये कल भी हमने पढ़ा था। श्रगिंग कौन करवा रहा था? ट्रेपेजियस मसल। उसको नर्व कौन होता है? उसका नर्व स्पाइनल एक्सेसरी नर्व उसको इनर्वेट करता है। या फिर ये एमसीक्यू जाएगा कि पेशेंट कैन नॉट पर्सन कैन नॉट श्रग हिज शोल्डर, या फिर आएगा कैन नॉट कॉम्ब हर हेयर्स। और या फिर कहेंगे कि पोस्टीरियर ट्रायंगल का पोस्टीरियर नेक का जो पोस्टीरियर ट्रायंगल है उसमें अब्सेस था, उसको हमने ऑपरेट किया है, उसके बाद पेशेंट कांट कॉम्ब हर हेयर। तो फिर इन सब में आंसर क्या आएगा? स्पाइनल एक्सेसरी नर्व आएगा। अब यहाँ पर साथ में फिर दिया हुआ है टोसिस भी है पेशेंट को, साथ में मियोसिस है। अब ये टोसिस और मियोसिस मीन्स प्यूपिल की कंस्ट्रक्शन, ये आपको पता है। टोसिस मीन्स अपर आईलिड की ड्रूपिंग जो होती है। तो ये दोनों किस में होते थे? जब सिंपैथेटिक चेन हमारे पास लॉस होता था। तो मतलब स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इसमें हमारे पास डैमेज हुआ है, तो उसकी वजह से ये है, श्रग नहीं कर सकता, कॉम्ब हर हेयर नहीं कर सकता, और सिंपैथेटिक चेन डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से टोसिस और मियोसिस है। और टोसिस मियोसिस साथ में क्या होता था? एनहाइड्रोसिस। एनहाइड्रोसिस मीन्स हाइड्रोसिस मीन्स स्वेटिंग, ये वाटर से निकला होना, मतलब वाटर का रिलीज़ होना। अब वाटर का रिलीज़ नहीं होता ना, स्वेटिंग होती है स्किन से, तो उसको हाइड्रोसिस कहते हैं। एनहाइड्रोसिस का मतलब अपसेंट होना, मतलब स्वेटिंग का अपसेट होना। तो स्वेटिंग जब अपसेंट होती है, साथ में मियोसिस और टोसिस हो, तो ये हमारे पास सिंपैथेटिक चेन डैमेज होने की वजह से हो सकता है। और इस कंडीशन को फिर नाम दे रहे थे हर्नर सिंड्रोम। ठीक है, जिसमें टोसिस, मियोसिस और एनहाइड्रोसिस हो और सिंपैथेटिक चेन डैमेज होने की वजह से ये 3 सिम्पटम्स हों, उसको हम नाम देते हैं क्या? हर्नर सिंड्रोम। तो अनएबल टू ओपन माउथ मसल, पैरालाइज्ड। अच्छा, यहाँ पर अभी हम माउथ और जा के मसल पढ़ेंगे। ठीक है, हम मास्टिकेशन के जो मसल हैं वो सारे पढ़ेंगे। तो एक पेशेंट है, अगर वो अपना माउथ ओपन नहीं कर पा रहा, तो मसल कौन सा पैरालाइज हुआ है? लेटरल टेरिगाइड। लेटरल टेरिगाइड मसल जो है वो ओपन करता है माउथ को, और लेटरल टेरिगाइड ये देखें ओपन करता है माउथ को, और मीडियल टेरिगाइड क्या करता है? क्लोज करता है। मैसाटर एलिवेट्स करता है जा को, टेम्पोरालिस एलिवेट्स रिट्रैक्ट जा। तो मैसाटर एलिवेट कर रहा है जा को, और मतलब ऊपर की तरफ, लोअर जा को ऊपर की तरफ ला रहा है। तो मैसाटर को दूसरे लफ्ज़ों में आता है कि क्लोजेस जा। तो अगर जा क्लोजिंग, वो मसल जो कि जा को क्लोज करता है, तो उसमें आपने आंसर लगाना है मैसाटर। और अगर वो पूछें कि माउथ को क्लोज, एक जा को क्लोज करना है, दूसरा माउथ को क्लोज, तो जा को क्लोज कौन करवा रहा है? मैसाटर। किस तरह से? कि ये जा को ऊपर की तरफ एलिवेट करवा रहा है। और माउथ को क्लोज कौन करवाता है? मीडियल टेरिगाइड। ओपन कौन करवा रहा है माउथ को? लेटरल टेरिगाइड। और इसके अलावा लेटरल टेरिगाइड का एक काम है प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल को आगे की तरफ प्रोट्रूड करवाता है लेटरल टेरिगाइड। इन टीएमजी, टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट डिसलोकेशन। टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट आपको पता है एयर के बिहाइंड होता है, जो एयर है ना, उसके हमारे पास बिहाइंड कह लें, बिहाइंड तो नहीं होता, उसके थोड़ा सा बिलो और फ्रंट पे होता है, तो वो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट होता है ना, बल्कि बिलो होता है ना, बिलो होता है। तो टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट जो होता है, उसकी डिसलोकेशन हमारे पास जब होती है, तो कौन सा स्ट्रक्चर है प्रिवेंट कर रहा है जॉइंट को अपनी कैविटी के अंदर गो बैक करने से? तो वो है लेटरल टेरिगाइड मसल। तो वो हमारे पास प्रिवेंट करवाता है फिर जॉइंट को अपनी कैविटी में जाने से। एक्सेसिव यार्निंग विच मसल। एक्सेसिव यार्निंग मतलब यार्निंग का क्या मतलब है? माउथ का ओपन होना ना, तो वो कौन करवा रहा है? लेटरल टेरिगाइड। तो लेटरल टेरिगाइड एक्सेसिव यार्निंग करवा रहा है, माउथ को ओपन करवा रहा है, प्रोट्रूजन ऑफ मैंडिबल करवा रहा है। और टीएमजी डिसलोकेशन जब हो जाए, तो फिर
क्या करेगा, जॉइंट को वापस कैविटी में गो बैक करने से प्रिवेंट करता है। विच मसल ऑफ मास्टिकेशन इज अटैच टू द नेक ऑफ द मैंडिबल एंड कैप्सूल ऑफ द जॉइंट। तो वो है लेटरल टेरिगाइड, ये भी लेटरल टेरिगाइड है, ठीक है। नेक ऑफ मैंडिबल और कैप्सूल ऑफ जॉइंट से अटैच होता है। फिर है उसके बाद विच मसल पार्शली इंटरसेक्ट टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट। तो ये भी लेटरल टेरिगाइड है। मसल विच मसल क्लोजेज या मेसाटर। और अगर मौत का पूछें विच मसल क्लोजेज माउथ, तो फिर है मीडियल टेरिगाइड। मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मैंडिबल डिसलोकेशन, वो है एंटीरियर। मोस्ट कॉमनली मैंडिबल जो डिसलोकेट करता है या टीएमजी जॉइंट डिसलोकेट करता है वो है एंटीरियर डिसलोकेशन। मोस्ट कॉमन डिसलोकेशन ऑफ टीएमजी एंटीरियर है। प्रोप्रियोसेप्शन ऑफ टीएमजी टेम्पो मैंडिबुलर जॉइंट के जो प्रोप्रियोसेप्शन हैं, और इसके अलावा मसल ऑफ मास्टिकेशन से, प्रोप्रियोसेप्शन और टीथ से जो सेंसेशन, ये सारे कौन परसीव कर रहा होता है, मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल, ठीक है। मेसेनसेफेलिक ट्राइजेमिनल न्यूक्लियस या फिर मेसेनसेफेलिक न्यूक्लियस ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो हमारे पास पेन, प्रोप्रियोसेप्शन और टच वगैरह के सेंसेशन को कैरी करता है। कहाँ से, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट से, टीथ से और मसल ऑफ मास्टिकेशन से। व्हाट हेल्प्स टू मसल ऑफ मास्टिकेशन को भी वो इनर्वेट करता है ना, ट्राइजेमिनल नर्व ना। अच्छा, व्हाट हेल्प्स टू स्टेबलाइज टीएमजी इन कैविटी। अच्छा, यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक वो हमारे पास पूछेगा व्हाट हेल्प्स टू स्टेबलाइज टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट इन कैविटी, तो वो है कैप्सूल, उसका आंसर है क्या, कैप्सूल। और एक होगा वो पूछेगा लिगामेंट, विच लिगामेंट गिव्स स्टेबिलिटी एंड कीप्स टीएमजी इन पोजिशन, ठीक है। एक होता है कैविटी में कौन स्टेबलाइज कर रहा है टीएमजी को, वो है कैप्सूल। और कौन सा लिगामेंट स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है और टीएमजी को अपने पोजीशन में रख रहा है, तो वो है टेम्पोमैंडिबुलर लिगामेंट। तो ये आपने इनको मिक्स नहीं करना। पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ टेम्पोरालिस कंट्रैक्शन काजेस रिट्रैक्शन ऑफ मैंडिबल। अब टेम्पोरालिस मसल के जो पोस्टीरियर फाइबर्स होते हैं उनकी जब कंट्रैक्शन होती है तो क्या होता है, मैंडिबल की रिट्रैक्शन का होती है। लोकेशन ऑफ जेनिकुलेट गेंग्लियन, जेनिकुलेट गेंग्लियन मीडियल वॉल ऑफ मिडल एयर में होता है। पेशेंट प्रेजेंटेड विद पेन है वाइल च्यूइंग, मसल इज आल्सो टेंडर ऑन पाल्पेशन। तो च्यूइंग के दौरान पेशेंट को पेन हो रहा है और मसल भी पाल्पेशन के ऊपर टेंडर है, तो कौन सा मसल है, मेसेटर मसल, क्योंकि मेसेटर मसल जा को चबाने में हेल्प कर रहा होता है, जा को एलिवेट कर रहा होता है ना, लोअर जा है ना मैंडिबल है उसको एलिवेट करता है ताकि चबाने में हेल्प हो, च्यूइंग में हेल्प हो। तो वो हमारे पास च्यूइंग के दौरान पेन कर रहा है, इसका मतलब मेसेटर मसल है। पैरोटिड स्वेलिंग पेन, अब पैरोटिड स्वेलिंग जब होती है तो फिर पेन होता है किस नर्व के कंप्रेशन, कौन सा नर्व कंप्रेस हो रहा है, किस नर्व की कंप्रेशन की वजह से पेन होता है पैरोटिड स्वेलिंग में, तो वो है ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व, जो कि पैरोटिड ग्लैंड के अंदर होता है, उसको इनर्वेट कर रहा होता है। तो ये जब हमारे पास स्वेल होगा पैरोटिड ग्लैंड तो फिर ऑरिकुलोटेम्पोरल नर्व इरिटेट होगा, कंप्रेस होगा और पेन को कैरी करेगा। आफ्टर ट्रामा टू मैंडिबल लोअर टीथ एंड चिन सेंसेशन लास्ट। ट्रामा के बाद मैंडिबल है, लोअर टीथ है और चिन के सेंसेशन लास्ट हो गए, तो कौन सा नर्व कंप्रेस है, इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व। तो लोअर टीथ और चिन को कौन इनर्वेट करता है, इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व इनर्वेट करता है, वहाँ से सेंसेशन को ये कैरी कर रहा होता है। बॉक्सर गार्ड ट्रामा टू मैंडिबल लोअर टीथ चिन सेंसेशन लास्ट, ये भी वही है, नर्व कंप्रेस्ड इन्फीरियर एल्वियुलर नर्व। ग्लिनाइड फोसा इज पोर्शन ऑफ विच बोन, ये होता है स्केपुला में। स्केपुला में आपने पढ़ा था ना, इस तरह से कैविटी होती है जिसको हम कह रहे थे ग्लिनाइड फोसा ना, ये ग्लिनाइड फोसा था जो कि हमारे पास जिसके अंदर ह्यूमरस का हेड आके हमारे पास फिट हो रहा होता है। तो ये ग्लिनाइड कैविटी भी इसको कहते हैं, ग्लिनाइड फोसा भी कहते हैं। शोल्डर जॉइंट में ये हेल्प कर रहा था ना। अच्छा, वाइल मैंडिबुलर फोसा डिप्रेशन इज इन द टेम्पोरल बोन। तो मैंडिबुलर फोसा जो होता है वो क्या है, टेम्पोरल बोन के अंदर एक डिप्रेशन है और वहीं पर हमारे पास बन रहा होता है क्या, टेम्पोमैंडिबुलर जॉइंट। मास इंफ्रा टेम्पोरल फोसा, अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा था एक हमारे पास सुप्रा टेम्पोरल फोसा था। अब इंफ्रा टेम्पोरल फोसा जो है स्टार्टेड इरोडिंग फ्लोर ऑफ मिडल क्रेनियल फोसा। तो इंफ्रा टेम्पोरल फोसा में एक मास है जो कि मिडल क्रेनियल फोसा को इरोड कर रहा है, तो कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन, क्योंकि यहाँ पर यही स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कार्ड मिडल क्रेनियल फोसा में ये प्रेजेंट होता है। स्पाइनल कार्ड एंड्स एट लोअर बॉर्डर ऑफ L1 इन एडल्ट्स। तो स्पाइनल कार्ड एडल्ट्स में L1 के ऊपर एंड होता है, लोअर बॉर्डर ऑफ L1, ठीक है, और न्यू बॉर्न में अपर बॉर्डर ऑफ L3 के ऊपर एंड होता है। एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1
और न्यू बार में अपर बॉर्डर ऑफ L3। कोनस मेडुलारिस ये मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था। L3 है हमारे पास। कोनस मेडुलारिस क्या होता है? टेपर्ड एंड होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड का एंड होता है, तो उसको कोनस मेडुलारिस कहते हैं। तो वो एडल्ट्स के अंदर अपर बॉर्डर ऑफ L3 है, और सॉरी चिल्ड्रन के अंदर, ये चिल्ड्रन के अंदर L3 के अपर बॉर्डर पे होता है कोनस मेडुलारिस, उस लेवल पे होता है, और एडल्ट्स में लोअर बॉर्डर ऑफ L1। रिमेंबर अबाउट न्यूरोट्रांसमीटर। आप न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में पढ़ेंगे। जो कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स होते हैं, जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से जा रहे होते हैं नाइग्रा स्ट्राइटम तक, इस वजह से इनको कह रहे हैं कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स। ये हमारे पास बेजल गैंग्लिया का जो पाथवे थे ना, वही बना रहे होते हैं। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाए हुए हैं बेजल गैंग्लिया में। तो ये जो फाइबर्स होते हैं जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स से आ रहे होते हैं स्ट्राइटम के पास, कार्पस स्ट्राइटम के पास, और सब्सटेंशिया नाइग्रा के पास भी जा रहे होते हैं। तो ये स्ट्राइटम में क्या क्या आ रहा था? स्ट्रैटम में मैंने आपको बताया था वो एक कार्पस स्ट्रैटम होता है, एक नियो स्ट्रैटम होता है। तो इसमें हमारे पास ग्लोबस प्लैडस है, प्यूटामिन है, और क्वाड्रेट निकलस है। ये हमारे पास स्ट्रैटम, कार्पस स्ट्रैटम में आते हैं। तो कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स जो हैं वो क्या रिलीज़ करते हैं? ग्लूटामेट। और ग्लूटामेट क्या है? एक सेक्रेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। तो कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स क्या हैं? इनको हम कहेंगे ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स। ग्लूटामिनर्जिक फाइबर्स मीन्स ये ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं। तो अगर एमसीक्यूज़ में ये भी आ सकता है कि कार्टिकोस्टाइटल फाइबर्स इनहिबिटरी फाइबर्स हैं, या फिर वो हैं एक्साइटेटरी फाइबर्स हैं। तो ये एक्साइटेटरी फाइबर्स हैं। इस तरह से भी आ सकता है कि ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ करते हैं या एक्साइटेटरी। तो आप कहेंगे एक्साइटेटरी। और कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर? ग्लूटामेट। राड्स एंड कोन्स जो होते हैं आई के अंदर, वो भी ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। स्टिमुलेटरी न्यूरोट्रांसमीटर सेरिबेलम के अंदर जो होता है वो भी ग्लूटामेट होता है। फास्ट पेन के लिए भी हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट होता है, वो कैरी करता है। स्लो पेन के लिए सब्सटेंस पी होता है। रैम स्लीप, जो रैंडम आई मूवमेंट स्लीपिंग, उसमें एसिटाइलकोलिन रिलीज़ हो रहा होता है, वो उसको कंट्रोल करता है, रैम स्लीप को। पेन इनहिबिटरी फाइबर्स फिर क्या होते हैं? इनकेफेलिन, ये के है, सही है। इनकेफेलिन, ये इनकेफेलिन इस तरह से होता है जैसे ओपियाइड्स होते हैं ना, तो ये पेन को, ये फाइबर्स होते हैं जो कि इनकेफेलिन रिलीज़ करते हैं, और ये इनकेफेलिन फिर पेन को इनहिबिट करता है। पेन मीडिएटेड बाय, पेन को मीडिएट कौन करवा रहा है? प्रेडिकाइनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन ए, वो मीडिएट करवा रहे हैं, और फिर ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी उस पेन को फिर कैरी कर रहे होते हैं। नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर्स, अब ये नाइग्रोस्ट्राइटल फाइबर फिर सब्सटेंशिया नाइग्रा से कार्पस स्ट्राइटम तक आते हैं। ये फिर रिलीज़ करते हैं डोपामीन, और यही अगर डैमेज हो गए तो फिर क्या होता है? पार्किंसन डिजीज़, ये आपने पढ़ा हुआ है। इमोशंस को कंट्रोल कौन कर रहा होता है? डोपामीन। ब्रेन स्टेम के अंदर स्ट्राइटल फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो क्या रिलीज़ करते हैं? सेरोटोनिन। मूड मूड एंड बिहेवियर के लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो सेरोटोनिन। तो सेरोटोनिन मूड को अच्छा रखता है, बिहेवियर को अच्छा रखता है। मूड स्टेबलाइजिंग जो ड्रग्स होते हैं वो भी सेरोटोनिन होते हैं ना, SSRIs होते हैं, उनको कहते हैं मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग। सेरोटोनिन सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर, तो वो भी हमारे पास, ये हमारे पास नर्व है, ये अगला नर्व है यहाँ पे। तो यहाँ से जो सेरोटोनिन रिलीज़ हो रहा है, ये सेरोटोनिन फिर जब यहाँ पर क्या है, रिसेप्टर के ऊपर बाइंड होगा, अपना एक्शन करेगा, उसके बाद ये सेरोटोनिन वापस रीअपटेक होगा यहाँ पर चैनल के थ्रू। तो ये जो ड्रग्स होते हैं SSRIs, ये क्या करेंगे? इस चैनल को ब्लॉक करेंगे, तो सेरोटोनिन यहाँ पर साइनेप्स के अंदर ज़्यादा देर तक रहेगा, और ज़्यादा देर तक एक्शन करता रहेगा, और मूड को स्टेबल रखेगा। न्यूरोट्रांसमीटर सिक्रेटेड एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, ऑटोनोमिक गैंग्लिया के ऊपर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है वो एसिटाइलकोलिन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। ऑटोनोमिक गैंग्लिया कौन कौन से होते हैं? सिंपैथेटिक होता है, और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। और इनका एक होता है प्री गैंग्लियनिक फाइबर, जो कि गैंग्लियन के पास आके एंड हो रहा होता है, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा होता है? स्पाइनल कॉर्ड से। तो ये स्पाइनल कॉर्ड से स्टार्ट हो रहा है प्री गैंग्लियनिक फाइबर, और एंड हो रहा है कहाँ? गैंग्लियन में आके एंड हो रहा है प्री गैंग्लियनिक फाइबर, ठीक है। तो ये दोनों, चाहे सिंपैथेटिक हो चाहे पैरासिम्पैथेटिक का प्री गैंग्लियनिक फाइबर, वो दोनों रिलीज़ करेंगे क्या? एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेंगे ऑटोनोमिक गैंग्लिया के अंदर। ये जो ऑटोनोमिक गैंग्लिया का मतलब सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो फिर वो जो गैंग्लिया होते हैं उनसे फिर निकल रहे होते हैं क्या? गैंग्लिया क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़, तो उनके अंदर सेल बॉडीज़ होते हैं पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर के, ठीक है। तो एक्सान, ये अभी जो एक्सान है, ये फाइबर्स जो हैं इनको हम कहेंगे पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स। इनका सेल बॉडी गैंग्लियन के अंदर प्रेजेंट है, और प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स का सेल बॉडी प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। तो ये जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं वो फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का अगर होगा तो वो रिलीज़ करेगा नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन।
और जो पैरासिम्पथेटिक का होगा वो एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करेगा। लेकिन प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स दोनों के क्या रिलीज़ करते हैं? एसिटाइलकोलिन। ठीक है, यही बात वो कह रहा है कि ये प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स क्या करते हैं, गैंग्लिया के अंदर जो सेल बॉडीज़ होंगे सेकेंड पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के, उनके ऊपर प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स क्या एसिटाइलकोलिन रिलीज़ करते हैं। तो ये इसका कहने का यही मतलब है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर सेक्रेटेड एट ऑटोनोमिक गैंग्लिया, तो वो हमारे पास क्या है? एसिटाइलकोलिन है। फिर न्यूरोट्रांसमीटर ऑफ आउटफ्लो ऑफ बेसल गैंग्लिया, वो है गाबा। तो बेसल गैंग्लिया का जो आउटफ्लो है, एक तो इनफ्लो है जो कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स से आ रहा होता है कहाँ पे? बेसल गैंग्लिया तक, तो वो ग्लूटामिनर्जिक होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं, ग्लूटामेट रिलीज़ करते हैं। लेकिन दूसरा होता है आउटफ्लो। ठीक है, जो बेसल गैंग्लिया से निकल रहे होते हैं फाइबर्स, उन वो फिर क्या होते हैं? इनहिबिटरी फाइबर्स होते हैं, वो हमारे पास गाबा रिलीज़ करते हैं, गामा अमाइनोब्यूटारिक एसिड। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास है मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर क्या है? हिस्टामीन होता है। इन्फ्लेमेशन में सबसे पहला जो मीडिएटर है वो हिस्टामीन होता है। और इमीडिएट मीडिएटर ऑफ एलर्जिक रिएक्शन में भी सबसे जो इमीडिएटली जो रिलीज़ होता है जो केमिकल या जो साइटोकाइन, वो हमारे पास हिस्टामीन होता है। ब्रांच ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी विच टेक्स पार्ट इन जॉइंट इनास्टोमोसिस, शोल्डर जॉइंट का जो इनास्टोमोसिस होता है, वहाँ पर जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहे होते हैं शोल्डर जॉइंट को, तो उसमें हमारे पास सबक्लेवियन आर्टरी का एक ब्रांच भी सप्लाई कर रहा होता है ब्लड सप्लाई शोल्डर जॉइंट को, तो वो है थायरोसर्वाइकल आर्टरी। थायरोसर्वाइकल आर्टरी के मज़ीद अपने ब्रांचेज होते हैं। सबक्लेवियन आर्टरी के भी 3 पार्ट्स थे, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तो तीनों के अपने अपने ब्रांचेज होते हैं। तो थायरोसर्वाइकल जो होता है, ये इसको भी हम लोग कहते हैं थायरोसर्वाइकल ट्रंक कहते हैं या फिर थायरोसर्वाइकल आर्टरी कहते हैं। लाइगेशन ऑफ थायरोसर्वाइकल आर्टरी एरिया स्टिल परफ्यूज ड्यू टू सुपीरियर थायराइड आर्टरी। तो थायरोसर्वाइकल आर्टरी को अगर आप लाइगेट कर दें तो अभी तक वहाँ पर परफ्यूजन हो रही होगी, तो वो किस वजह से? सुपीरियर थायराइड आर्टरी की वजह से। इन्फीरियर थायराइड आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ थायरोसर्वाइकल ट्रंक। देखें ना, अब जो देखें हम जब फॉर एग्ज़ाम्पल हम थायराइड ग्लैंड जो होता है उसका एक सुपीरियर थायराइड आर्टरी होता है, एक होता है इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। तो इन्फीरियर थायराइड आर्टरी ब्रांच होता है थायरोसर्वाइकल ट्रंक की। तो थायरोसर्वाइकल ट्रंक को आप ब्लॉक कर दें या फिर इन्फीरियर थायराइड आर्टरी को आप लाइगेट कर दें, तो अभी तक फिर भी अभी थायराइड ग्लैंड को परफ्यूजन हो रही होगी, ब्लड फिर भी जा रहा होगा थायराइड ग्लैंड के पास, तो वो किस आर्टरी के ज़रिए? सुपीरियर थायराइड आर्टरी के ज़रिए जा रहा होगा। डीप सर्वाइकल आर्टरी इज़ अ ब्रांच ऑफ कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। फिर जो डीप सर्वाइकल आर्टरी है वो ब्रांच है किसकी? कोस्टो सर्वाइकल आर्टरी। फिर है अभी रिसेप्टर्स पढ़ते हैं जो स्किन के अंदर मुख्तलिफ रिसेप्टर्स होते हैं। पैसिनियन कार्पसल होते हैं, ये लाई करते हैं डीपली इन होल बॉडी और ये इनकैप्सुलेटेड होते हैं, कैप्सूल इनका होता है, और ये सेंस करते हैं वाइब्रेशन एंड प्रेशर को, और प्रेशर भी हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को ये सेंस करते हैं और प्रेशर को ये सेंस करते हैं। प्रेजेंट होते हैं डीपली इन द बॉडी और इनकैप्सुलेटेड होते हैं, और ये रैपिडली अडॉप्टिंग टेक्टाइल सेंसरी सेल्स होते हैं या रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर्स होते हैं और ये डिटेक्ट कर रहे होते हैं हाई फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, जैसे कि 256 हर्ट्ज़ को। फिर है मीजनर कार्पसल, वो अबंडेंट होते हैं फिंगर टिप पे और हेयरलेस स्किन पे। तो उनका फंक्शन क्या होता है? 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन को क्या करना? सेंस करना। और 2 पॉइंट डिस्क्रिमिनेशन पहले मैंने आपको वो बार बार बताया हुआ है। तो ये सेंस करते हैं क्या? लो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन को, और रैपिडली अडॉप्टिंग होते हैं ये भी, लेकिन पैसिनियन कार्पसल के निस्बत कम। ठीक है, अगर पैसिनियन कार्पसल और मीजनर कार्पसल दोनों ऑप्शन में दिए हों और पूछें कि कौन सा रैपिडली अडॉप्टिंग रिसेप्टर है, तो फिर आपने पैसिनियन करेक्ट करना है, और पैसिनियन अगर नहीं होगा तो फिर आपने मीजनर कार्पसल लगाना है। तो ये आपने इनके फंक्शन याद रखने हैं, कभी कभार एमसीक्यूज में आते हैं। इसके अलावा कुछ रिसेप्टर होते हैं जिनके नाम हैं गोल्जी, मर्कल डिस्क, एंड्रोफिनी। ये क्या होते हैं? स्लो अडॉप्टिंग रिसेप्टर होते हैं। अब मर्कल डिस्क जो होता है वो भी टेक्टाइल टच के लिए हमारे पास स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और रोफिनी हमारे पास हीट और कोल्ड के लिए होते हैं, और फ्री नर्व एंडिंग्स किसके लिए होते हैं? पेन के लिए होते हैं, वो बिल्कुल नॉन अडॉप्टिंग होते हैं। When temperature of skin reaches 52 डिग्री सेंटीग्रेड then receptor stimulated nociceptive receptor। ठीक है, जब टेम्परेचर स्किन का 52 से अबव चला जाए तो स्किन के अंदर जो पेन रिसेप्टर हैं जिनको हम लोग नोसिसेप्टर कहते हैं या नोसिसेप्टिव रिसेप्टर कहते हैं, वो स्टिमुलेट होते हैं और उसके फिर वो पेन काज करेंगे। विथड्रॉल रिफ्लेक्स को कौन कैरी कर रहा है? फ्री नर्व एंडिंग कैरी करते हैं। मैकेनो रिसेप्टर्स फॉर वार्म, अब जो वार्म के लिए जो मैकेनो रिसेप्टर होते हैं उनका जो रिसेप्टिव फील्ड होता है लॉन्ग होता है, और अनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स फॉर टच,
अब टच के लिए जो अनकैप्सुलेटेड फाइबर्स होते हैं वो है मर्कल डिस्क, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये स्लो अडाप्टिंग है, मर्कल डिस्क है, और रुफिनी और गोल्जी है। तो ये मर्कल डिस्क टच के लिए होते हैं, लेकिन अनकैप्सुलेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। हमने न्यूरो एनाटॉमी कंप्लीट कर लिया रफ़ी से। जो चीज़ें मतलब डबल ए नोट्स में नहीं थे, डबल ए नोट्स में थे, वो रफ़ी में भी प्रेजेंट हैं, वो मैंने दोबारा नहीं पढ़ाए। लेकिन जो चीज़ें डबल ए नोट्स में नहीं थे और रफ़ी में प्रेजेंट थे, तो वो चैप्टर, वो टॉपिक, वो हमारे पास पॉइंट्स मैंने आपको सिर्फ पढ़ाए हैं। तो पहले आपने अगर न्यूरो एनाटॉमी के लेक्चर्स नहीं सुने, डबल ए नोट से सुन लें, वो वाले लेक्चर्स मेरे सुन लें, उसके बाद फिर ये रफ़ी के लेक्चर सुन लें, और ये सारे लेक्चर्स आपस में रिलेटेड हैं। तो इस वजह से आप डायरेक्टली आगे वाले लेक्चर्स पे नहीं जाएं। सबसे पहले आप पहला लेक्चर सुने, फिर दूसरा, तीसरा, इस तरह से सीक्वेंस से सुने, फिर आपको सारा समझ आएगा। अभी अगर आपको कुछ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और कल से इंशाल्लाह हम लोग फिर डबल ए नोट से क्या शुरू करवाएंगे, न्यूरो फिजियोलॉजी स्टार्ट करेंगे। हमने न्यूरो एनाटॉमी तो पढ़ लिया था डबल ए नोट से, लेकिन उसका जो न्यूरो फिजियोलॉजी वाला पार्ट है या सीएनएस फिजियोलॉजी जो है वो हमने नहीं पढ़ा था, तो वो कल से इंशाल्लाह पढ़ेंगे। थैंक यू।